हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बात करें एमपीपीजीसीएल जेई 2023 की, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था जिनका भी अभी तक एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि अब की बार आपके सिलेबस में है, तो वो आप लोग एमसीक्यूज़ के थ्रू जरूर कंप्लीट कर लें, चाहे जहाँ से भी आपको मिले। तो मैंने भी यहाँ पे एक प्रयास किया है कि बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ रखे जाएँ आपके लिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट से है। ठीक है, तो आप इससे भी अपना थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चंस के थ्रू आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। मैं तो कहूँगा जितने भी आपको मिले लास्ट टाइम में लेक्चर्स वगैरह इसके, मतलब जो क्वेश्चंस बेस्ड हों, तो आप उनको ज़रूर लगाएं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। क्या है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इन एसी एंड डीसी सिस्टम इज जनरली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग एनर्जी ऑडिट। सो एनर्जी ऑडिट के दौरान ऐसा कौन सा बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है एसी और डीसी सिस्टम का जो कि मॉनिटर्ड होता है? तो आपके सामने जो ऑप्शंस है, हीट फ्लो, फ्रीक्वेंसी, नॉइज़ या फिर टेम्परेचर। सो दिखने में ही पता चल जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं इनमें से ना ही हीट फ्लो होगा, नॉइज़ या टेम्परेचर मैकेनिकल पैरामीटर्स आपके हैं, और जो आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर वो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं बल्कि और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जो मॉनिटर्ड होते हैं एनर्जी ऑडिट के दौरान। फॉर एग्जांपल यहाँ पे द पैरामीटर्स जनरली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग एनर्जी ऑडिट में इंक्लूड द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स सच एज वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, एनर्जी कंजप्शन, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा। राइट, सो ये सब पैरामीटर्स है जो मॉनिटर्ड होते हैं। और अगर हम बात कर ले एज पर आई रूल 55, द परमिसिबल रेंज फॉर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज ±3% ऑफ द रेटेड वैल्यू। 50 हर्ट्स जो होती है आपकी रेटेड वैल्यू, उससे ±3% अप या डाउन हो सकती है। अगर उससे कम या अधिक हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 48.5 हर्ट्ज या 51.5 हर्ट्ज तक, अगर 50 हर्ट्स की अगर हम बात करें। एज पर आई रूल 54, द वोल्टेज वेरिएशन मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 6%, और जो वोल्टेज का वेरिएशन होना चाहिए वो 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। ये 54 नंबर का जो रूल है, आई रूल, वो ये कहता है एज पर द रूल ऑल एस टी कंज्यूमर्स मस्ट मेंटेन द पावर फैक्टर ऑफ 0.9। जितने भी एस टी कंज्यूमर्स हैं उनको जो पावर फैक्टर है वो 0.9 मेंटेन करके चलना है। ठीक है, मतलब 10% का अप एंड डाउन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और ऑल एस टी कंज्यूमर मस्ट बिल थ्रू KVH यूनिट्स नॉट KWH यूनिट्स। मतलब यहाँ पे जो इनको बिल पे करना है वो KVAH करना है, किलो वोल्ट एम्पियर आवर, न कि किलो वाट आवर। ठीक है, तो ये भी आपको बस ऐसे ही ध्यान रखना है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। तो अब देखिए इनमें से हमको बताना है कौन सा एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है LVDT, फ्लू गैस एनालाइजर, थर्मो हाइग्रोमीटर या फिर पीएच मीटर। सो आपका जो यहाँ पे एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो है LVDT। ये एक ट्रांसड्यूसर है, आप जानते होंगे। बाकी जो फ्लू गैस एनालाइजर, थर्मो हाइग्रोमीटर और पीएच मीटर, ये क्या है हमारे एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट है। अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट हैं, वो आपको यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं। साथ ही इनका एप्लीकेशंस भी हैं, और ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि एनर्जी ऑडिट का सब्जेक्ट है। तो इनके यूज एक बार आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम बस बता देता हूँ, बाकी अगर आपका मन है तो आप इनके एप्लीकेशंस भी देख सकते हो। तो कौन कौन से हैं एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स? फ्लू गैस एनालाइजर, टेम्परेचर इंडिकेटर्स, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, थर्मल इंसुलेशन स्कैनर, स्टीम ट्रैप मॉनिटर, कंडक्टिविटी मीटर, पीएच मीटर और थर्मो हाइग्रोमीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, यूट्यूब मैनोमीटर या फिर डिजिटल मैनोमीटर, वाइजैक, यूज्ड ल्यूब ऑयल टेस्ट किट और नॉन कॉन्टैक्ट टैकोमीटर, डिमांड एनालाइजर, पावर एनालाइजर एंड हार्मोनिक एनालाइजर। और यहाँ पे कुछ और हैं, लक्स मीटर जैसे है, क्लिप ऑन डिग वाट मीटर, क्लिप ऑन डिग पीएफ मीटर, क्लैम्प ऑन एम्पियर मीटर और डिजिटल मल्टीमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, और ये इनके एप्लीकेशंस हैं। तो ये सारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट है एनर्जी ऑडिट के, आप इनको एक बार देख सकते हो। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट टू बी परफॉर्म्ड डज नॉट डिपेंड ऑन। सो इनमें से जो एनर्जी ऑडिट हमारा है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जो एनर्जी ऑडिट की परफॉर्मेंस है किस पे डिपेंड नहीं करती है। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, फंक्शन एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, पोटेंशियल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्ड या फिर वेन्यू ऑफ विच फाइनल ऑडिट इज नीडेड। सो जो आपका एनर्जी ऑडिट का परफॉर्मेंस है, हम कह सकते हैं वो आपके फंक्शन एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, पोटेंशियल एंड कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्ड पे भी डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्ड पे भी डिपेंड करता है, बट आपका वेन्यू पे डिपेंड नहीं करता है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि द टाइप ऑफ इंडस्ट्री एनर्जी ऑडिट कंडक्टेड डिपेंड्स ऑन फंक्शन, साइज पे डिपेंड करता है एंड टाइप ऑफ द इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, द डेप्थ टू विच एनर्जी ऑडिट इस पे डिपेंड करता है, एंड द पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी सेविंग्स एंड कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्ड इन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट वेन्यू पे डिपेंड नहीं करता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नीड ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी जनरेशन और सप्लाई। सो यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को कम करता है एनर्जी जनरेशन या सप्लाई में। ठीक है, तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें से पहला है रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्पेसिफिक एरिया, या फिर लोड शेडिंग कर दें हम लोग, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर इंक्रीज द टैरिफ ऑन एनर्जी। तो अब बताइए तो बताइए यहाँ पे देखिए, रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्पेसिफिक एरिया, तो ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं किसी एक स्पेसिफिक एरिया में सप्लाई को कम कर दो, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। और लोड की शेडिंग भी आप नहीं कर सकते हो, ये भी अलाउ नहीं है। और एनर्जी कंजर्वेशन हम बिल्कुल यही हम कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट है, जिससे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है एनर्जी जनरेशन सप्लाई में, उसकी जो नीड है वो कम हो सके। ठीक है, इंक्रीज द टैरिफ ऑन एनर्जी, टैरिफ भी नहीं बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, ये भी नहीं बढ़ा सकते हो। तो एनर्जी कंजर्वेशन ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम इन्वेस्टमेंट की नीड को कम कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एनर्जी जो कंजर्वेशन है क्या है, वो एनर्जी कंजर्वेशन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नीड ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी जनरेशन और सप्लाई। कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिमांड ऑन अ लिमिटेड सप्लाई एंड इनेबलिंग दैट सप्लाई टू begin to rebuild itself. Many times the best way of doing this is to replace the energy used with an alternate source. मतलब यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया में लाइट को कम कर दो, या फिर सप्लाई को कम कर दो, या फिर लोड की शेडिंग कर दो, या फिर टैरिफ ही बढ़ा दो। आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ बेहतर ढूंढ सकते हो, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो उनको कुछ बेहतर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे अगर CFL आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप इनकैंडेसेंट लैंप यूज़ करते थे। ठीक है, तो इनकैंडेसेंट लैंप की जगह पे आप क्या कर सकते हो, CFL या फिर LED यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आप अभी करने लगे हो। ठीक है, ऐसे ही ये कई सारे रीजंस हैं यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप यूज कर करके आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, जैसे लोअर द रूम टेम्परेचर, फिक्स एयर लीक्स, ऐसे यूज मैक्सिमम डे लाइट, गेट एनर्जी ऑडिट डन, यूज एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंसेस। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंसेस का यूज करके आप कंजर्व कर सकते हो। तो ऐसे ही कई सारे यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहो तो इनको पॉज करके एक बार देख सकते हो। ठीक है, और ये जरूरी भी है, आप इनको एक बार जरूर देखें। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, what is the category of generating unit of less than 100 megawatt capacity for energy audit। तो बताइए कि what is the category of generating unit of less than 100 megawatt capacity for energy audit। एनर्जी ऑडिट के लिए 100 मेगावाट से कम बोल रहा है। ठीक है, 100 मेगावाट से कम, ऐसा हम लोग क्या यूज़ करें, कैसी कैटेगरी यूज़ करें हम लोग जनरेट करने के लिए, जिसमें हम लोग 100 मेगावाट से कम की कैपेसिटी को जनरेट कर सके। ठीक है, और वो हमारा इकोनॉमिकल हो। तो कैसा हम लोग मटेरियल यूज़ करें, नॉन रीहीट पल्वराइज्ड कोल का यूज़ करें, या फिर नॉन रीहीट स्टोकर फायर्ड का यूज़ करें, या फिर रीहीट पल्वराइज्ड कोल का यूज़ करें, या फिर रीहीट स्टोकर फायर्ड का यूज़ करें। तो सिंपली देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे पल्वराइज्ड करने की ज़रूरत नहीं हमको। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, क्योंकि हमको 100 मेगावाट से कम का ही सप्लाई चाहिए। तो हम डायरेक्टली इनको क्या कर सकते हैं, स्टोकर फायर्ड कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली इनको भट्टी में डाल सकते हैं। तो नॉन रीहीट स्टोकर फायर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट है। मतलब रीहीट नहीं करना है हमको, नॉन रीहीट ही रखना है। ठीक है, और पल्वराइज्ड नहीं रखना है। तो नॉन रीहीट स्टोकर फायर्ड रख सकते हैं जब हमको 100 मेगावाट से कम की कैपेसिटी को देखना है, जनरेट करना है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंप्रूवमेंट्स। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ एनर्जी ऑडिट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंप्रूवमेंट्स। कैपिटल का मतलब होता है सीधा सीधा आपका जो पूंजी। ठीक है, तो उसको अगर हमको इम्प्रूव करना है तो बताइए हम लोग क्या किस कैटेगरी में उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, विच टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट। तो एनर्जी ऑडिट हम लोग 3-4 तरीके से करते हैं। उनमें से आपका एक वॉक थ्रू ऑडिट होता है, एक डिटेल्ड ऑडिट होता है, एक बेंच मार्किंग ऑडिट होता है, ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट होता है। तो इनमें से किस ऑडिट में हम लोग पूंजी वाले को देखते हैं, ठीक है, सीधे पैसे वैसे वालों को, तो ये हम करते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट में। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। देखिए, एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट इज द मोस्ट डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। इट एनालाइजेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी सेविंग्स एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पोटेंशियल चेंजेस और अपग्रेड्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, किस चीज़ का एनालिसिस होता है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जी सेविंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट में हम लोग एनालिसिस करते हैं कैपिटल इंटेंसिव इंप्रूवमेंट्स का। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट इज आर टू बी। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट। तो फाइंड लॉसेस, या फिर मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, या फिर सजेस्ट अल्टरनेट वेज
फॉर इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज या ऑल ऑफ दी अबव। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट क्या है ऑब्जेक्टिव, तो लॉस को भी फाइंड करना ये हमारा है, और मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है एनर्जी ऑडिट का। सजेस्ट अल्टरनेटिव वेज ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज, ठीक है, अल्टरनेटिव वेज अभी जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज के लिए हम कितने अल्टरनेटिव तरीके ढूंढ सकते हैं, तो ये भी हमारा एक एनर्जी ऑडिट का ही पार्ट है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी एबव इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनर्जी ऑडिट, तो इनमें से कौन सा आपका एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड नहीं है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है, डिटेल्ड ऑडिट, वॉक थ्रू ऑडिट, एनालाइजिंग या फिर बेंच मार्किंग। सो देखिए यहाँ पे डिटेल्ड ऑडिट और वॉक थ्रू ऑडिट जिसको हम लोग प्री ऑडिट भी बोलते हैं, और बेंच मार्किंग, ये तीनों के तीनों आपके एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड हैं, बट एनालाइजिंग आपका एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एनर्जी ऑडिट की, तो मैंने आपको बताया एक प्रिलिमिनरी ऑडिट होता है, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट होता है, जिसमें कि आपका मेनली आपका इन्वेस्टमेंट का मतलब कि सीधे पैसे वैसे वाला बात होता है इसमें, ठीक है, कैपिटल पूंजी वाली बात। और अगर हम बात करें यहाँ पे बेंच मार्किंग एक होता है आपका ऑडिट, ठीक है, और एक आपका डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट होता है। तो इतने ऑडिट होती हैं, जिनमें से आपका एनालाइजिंग था वो आपका करेक्ट था, जो कि एनर्जी ऑडिट का पार्ट नहीं था। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का, थर्मो हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एनर्जी ऑडिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो जो थर्मो हाइग्रोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, तो मैंने आपको एक जगह पूरा लिस्ट दिखाया था, आप उसको भी देख सकते हो। अदरवाइज ये आपका एयर वेलोसिटी एंड ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो आपका हाइग्रोमीटर क्या करता है, एयर वेलोसिटी को मेजर करता है और ह्यूमिडिफिकेशन को मेजर करता है, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब मेनली आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम को मेजर करता है थर्मो हाइग्रोमीटर, राइट। उसमें भी आपके एयर वेलोसिटी को मेजर करता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन इन अ बिल्डिंग। तो इनमें से कौन सा इफेक्टिव वे है टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन इन अ बिल्डिंग। सो आपके सामने जो ऑप्शन है, इंस्टॉलिंग इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स, लिविंग एप्लियंसेस प्लग्ड इन व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है, टर्निंग ऑफ लाइट्स व्हेन लिविंग अ रूम, यूजिंग अ स्पेस हीटर टू हीट द इंटायर बिल्डिंग। तो इनमें से कौन सा इफेक्टिव वे है, तो ऑब्वियसली टर्निंग ऑफ लाइट्स व्हेन लिविंग अ रूम। जब आप रूम छोड़कर जाते हो तो आपको लाइट्स को टर्न ऑफ कर देना चाहिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 11th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनर्जी इफिशियंट लाइटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एनर्जी इफिशियंट लाइटिंग सिस्टम का। इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब, हैलोजन लाइट बल्ब्स, एलईडी लाइट बल्ब्स या फिर फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब। तो ना ही आपको इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब जलाना है, जो कि पहले आपका आता था 100 वाट वाला, ना ही आपको हैलोजन जलाना है, ना आपको फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब जलाना है। एलईडी लाइट बल्ब जला करके आप क्या कर सकते हो, अपनी जो लाइटिंग सिस्टम है उसको इफिशियंट बना सकते हो, राइट। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइटिंग रेट्रोफिट। तो यहाँ पे क्या पर्पज है लाइटिंग रेट्रोफिट का। रेट्रोफिट मतलब कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे चीज़ों को अपडेट करना, ठीक है, एक तरीके से अपडेट करना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, टू इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन। क्यों करते हैं हम लोग अपडेट, टू इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन, टू रिड्यूस इंडोर एयर क्वालिटी, या टू इंप्रूव द लाइटिंग क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग, या टू प्रमोट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो सिंपल सी बात है, टू इंप्रूव द लाइटिंग क्वालिटी ऑफ अ बिल्डिंग्स वी आर गोइंग टू यूज़ लाइटिंग रेट्रोफिट, ठीक है। इसी वजह से हम लोग लाइटिंग रेट्रोफिट करते हैं, टू इंप्रूव द लाइटिंग क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग्स। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनर्जी इफिशियंट कूलिंग सिस्टम। सो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एनर्जी इफिशियंट कूलिंग सिस्टम का। सो आपके सामने जो ऑप्शन है, अ सिस्टम विथ एन आउटडेटेड रेफ्रिजरेंट, या फिर अ सिस्टम विथ लीकी डक्ट वर्क, या फिर अ सिस्टम विथ हाई SWR रेटिंग, या फिर अ सिस्टम विदाउट एयर फिल्ट्रेशन। सो आपको जो बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी इफिशियंट कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा एनर्जी इफिशियंट कूलिंग सिस्टम है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है, अ सिस्टम विथ हाई SWR रेटिंग। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, अ सिस्टम विथ हाई SWR रेटिंग। SWR का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, ये हो गया आपका सीजनल, ठीक है, सीजनल एनर्जी इफिशियंसी रेशियो, सीजनल एनर्जी इफिशियंसी रेशियो, ठीक है। तो ये अगर आप यूज़ करते हो इस रेटिंग का, अ सिस्टम विथ हाई सीजनल एनर्जी इफिशियंसी रेशियो रेटिंग का कूलिंग सिस्टम, तो ये आपका एनर्जी इफिशियंट होगा, ठीक है। तो SWR आपको बस केवल ऐसे ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसको डीप में जाकर के देखना नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इतना भी आप बस ऐसे करके जाओगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन वहाँ पे कुछ इसके इर्द गिर्द आ जाए, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनर्जी इफिशियंट हीटिंग सिस्टम। अगेन हमारा
एनर्जी इफिशियंट हीटिंग सिस्टम की इस बार बात किया, इस बार कूलिंग सिस्टम, अब इस बार हीटिंग सिस्टम की देखिए बात किया है। तो यही घूम फिर के क्वेश्चन अगर पूछा है ऐसे कि हीटिंग सिस्टम के लिए बताइए, तो अ सिस्टम विथ आउटडेटेड इक्विपमेंट, या फिर अ सिस्टम विदाउट इंसुलेशन, या फिर अ सिस्टम विद अ हाई AFUE रेटिंग, या फिर अ सिस्टम विदाउट रेगुलर मेंटेनेंस। तो कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट है, कौन सा आपका एनर्जी इफिशियंट हीटिंग सिस्टम है? सो थर्ड ऑप्शन अगेन हमारा करेक्ट है, अ सिस्टम विथ हाई AFUE। AFUE का मतलब होता है यहाँ पे एनुअल सॉरी एनुअल फ्यूल, एनुअल यहाँ पे FUEL, AFUE एनुअल फ्यूल यूटिलाइजेशन, यू फॉर यूटिलाइजेशन इफिशियंसी, ठीक है। सो एनुअल फ्यूल यूटिलाइजेशन इफिशियंसी, अ सिस्टम विथ हाई एनुअल फ्यूल यूटिलाइजेशन इफिशियंसी, क्या पता आपको फुल फॉर्म ही दे दे। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। ऐसा अगर आपका हीटिंग सिस्टम है तो वो एनर्जी इफिशियंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन इन अ कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग में अगेन आपको एनर्जी कंजप्शन करना है तो उसका इफेक्टिव वे क्या हो सकता है इन ऑप्शंस में से? क्या लिविंग लाइट्स ऑन ओवरनाइट, ओवरनाइट पे भी आपको लाइट्स ऐसे ही छोड़ देना है जले, या फिर यूजिंग आउटडेटेड इक्विपमेंट यूज़ कीजिए, या फिर यूजिंग अ प्रोग्रामेबल थर्मोसेट, या फिर इग्नोरिंग एनर्जी बिल्स। सो देखिए अगेन हमारा जो करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, मतलब यूजिंग अ प्रोग्रामेबल थर्मोसेट से हम क्या कर सकते हैं, अपने एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब एनर्जी को बचा सकते हैं हम लोग कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में। थर्मोसेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप प्रोग्रामेबल थर्मोसेट का मतलब कि आप जैसे प्रोग्रामेबल कोई लाइटिंग सिस्टम लगाते हो कि ये कुछ सेंस कर ले, जैसे आपको जब ज़रूरत ना हो तो ये ऑफ हो जाए और ज़रूरत पड़ने पे ये ऑन हो, जैसे दिन में अपने आप ये बंद हो जाए, ठीक है, रात हो तो अपने आप जल जाए, या फिर कोई रूम छोड़ करके जा रहा है तो बंद हो जाए, या फिर कोई कुछ उसमें एंटर कर रहा है तो लाइट ऑन हो। ऐसे अगर प्रोग्रामेबल होगा तो काफ़ी आपका एनर्जी बचत होगा, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, यूजिंग प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनर्जी इफिशियंट इंसुलेशन मटेरियल। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एनर्जी इफिशियंट इंसुलेशन मटेरियल का? इंसुलेशन मटेरियल की इस बार बात किया है कि ऐसा एनर्जी इफिशियंट इंसुलेशन मटेरियल कौन है? तो फाइबर ग्लास बट इंसुलेशन, सेल्यूलोज इंसुलेशन, स्प्रे फोम इंसुलेशन, या फिर नो इंसुलेशन। सो यहाँ पे जो स्प्रे फोम इंसुलेशन है वो आपका एक एनर्जी इफिशियंट इंसुलेशन मटेरियल है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्प्रे फोम इंसुलेशन। यहाँ पे जो स्प्रे फोम इंसुलेशन होता है, स्प्रे फोम इंसुलेशन इज अ हाईली इफेक्टिव इंसुलेशन मटेरियल दैट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन एंड लोअर एनर्जी बिल्स, ठीक है। तो काफ़ी एनर्जी को बचाने में ये हमारा हेल्प करता है स्प्रे फोम इंसुलेशन। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन का बात करें अगर हम लोग कि इनमें से कौन सा करेक्ट वे नहीं है, ठीक है। तो इफेक्टिव पीरियोडिक मेंटेनेंस, हमको मतलब कि एक पीरियड पे इसका मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए, इफेक्टिव। दूसरा इंप्रूविंग पावर फैक्टर, और रिप्लेस इलेक्ट्रिकल सर्किट विद सॉलिड स्टेट सर्किट, या इंक्रीज रिएक्टिव लोड्स। तो देखिए अगर आप रिएक्टिव लोड्स को बढ़ा देते हो तो ऑब्वियसली आपका जो पावर फैक्टर है वो ज़्यादा पावर फैक्टर आपका कम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट वे नहीं हो सकता है एनर्जी को कंजर्व करने की। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इंक्रीज रिएक्टिव लोड्स, जिससे हम लोग एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते हैं। बाकी इफेक्टिव पीरियोडिक मेंटेनेंस, हमको पीरियोडिक मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। इंप्रूविंग पावर फैक्टर बढ़ाते रहना चाहिए जैसे भी हो सके। रिप्लेस इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ सॉलिड स्टेट सर्किट, हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉलिड स्टेट सर्किट से रिप्लेस करते रहना चाहिए। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का, एन एनर्जी ऑडिट टीम इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। एनर्जी ऑडिट टीम कब फॉर्म की जाती है? क्या पोस्ट ऑडिट फेज में की जाती है, या फिर ऑडिट फेज में, या फिर प्री ऑडिट फेज में, या फिर द टाइम ऑफ स्टडी? सो जो आपका प्री ऑडिट फेज है इसमें आपकी ऑडिट टीम बन जाती है, ठीक है। प्री ऑडिट फेज में ही आपकी जो ऑडिट टीम है वो बन जाती है। तो प्री ऑडिट फेज, ऑन साइट ऑडिट फेज और पोस्ट ऑडिट फेज, 3 तरीके के आपके फेज होते हैं, जिनमें से आपका एक्टिविटीज़ ऑफ प्री ऑडिट फेज में क्या होता है, डेवलप एन ऑडिट प्लान, प्रिपेयर प्री ऑडिट questionnaire and review background information and identify the areas of consideration, और review operational information, develop audit team, develop visit program, conduct initial state questionnaires and audit protocols, ठीक है। तो इसी में हमारा क्या होता है, ऑडिट टीम डेवलप होती है प्री ऑडिट फेज में। सो बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सोलर सेल गिव्स हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो ये जो आपके सोलर सेल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन जर्मेनियम, या फिर थीन फिल्म, या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, इनमें से कौन सा सोलर सेल हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है? तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है मोनोक्रिस्टलाइन, ठीक है। मोनोक्रिस्टलाइन जो सोलर सेल है वो आपका उसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है।
अगर हम बात करें कितनी होती है, तो मोनोक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल्स होते हैं उनकी इफिशियंसी लगभग 20% होती है, और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स की लगभग 15%, और पॉलीक्रिस्टलाइन जर्मेनियम की बात करें तो 3 to 4% होती है, और एमार्फस सिलिकॉन सोलर पैनल्स की बात करें तो 7 से 10% होती है। और मोनोक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल्स होते हैं वो ऑप्टिमाइज्ड फॉर कॉमर्शियल यूज़ एंड हाई लाइफ टाइम वैल्यू, इनका लाइफ टाइम अधिक होता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 20th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आस्पेक्ट ऑफ क्लीन एनर्जी। तो इनमें से कौन सा क्लीन एनर्जी का आस्पेक्ट नहीं है? तो एनर्जी इफिशियंसी, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, या इफिशियंट कंबाइंड हीट एंड पावर। तो इनमें से कौन सा क्लीन एनर्जी का एस्पेक्ट नहीं है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर आपके डीजल हो गए, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, और ये हमारे क्लीन एनर्जी के एस्पेक्ट्स नहीं है, इनसे हमारा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, जिनसे ये मतलब आपका क्लीन एनर्जी का एस्पेक्ट नहीं है। रिन्यूएबल जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, इन सबसे कोई एनर्जी कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब क्लीन एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द सन रेडिएटेड सोलर एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन अ नॉर्मल सनी डे इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जो सन रेडिएटेड सोलर एनर्जी है वो भी अर्थ के सरफेस पे, अगर उसका हम बात करें नॉर्मल सनी डे पे, जैसे मान लीजिए नॉर्मल सनी डे का मतलब 36 डिग्री या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उस समय पे अप्रॉक्सीमेटली जो सन रेडिएटेड सोलर एनर्जी है वो कितना वाट या फिर कितना किलो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आपके सामने जो आंसर्स हैं 1320 वाट पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1.32 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1500 वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा इसमें से आपका करेक्ट हो जाएगा? तो जो सोलर सन रेडिएटेड सोलर एनर्जी है वो लगभग आपका 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे एनर्जी अर्थ के सरफेस पे देती है। ठीक है, अगर हम बात करें 1 मीटर स्क्वायर की तो उस पर लगभग 1 किलो वाट। ठीक है, अगर नॉर्मल सनी डे की बात करें तो 1 किलो वाट एनर्जी अर्थ के सरफेस पे मिलती है अप्रॉक्सीमेटली। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनर्जी दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डेफिनेट प्राइस इज नोन एज। तो देखिए जो भी एनर्जी हमको मार्केट में अवेलेबल है वो भी किसी डेफिनेट प्राइस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी, कमर्शियल या फिर नॉन कमर्शियल एनर्जी। सो जो भी चीज़ें हमको प्राइस पे, जैसे डीजल हो गया आपका, पेट्रोल हो गया आपका, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे डेफिनेट प्राइस पे मिलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि या फिर कोल हो गया, ठीक है, कोल भी हो गया, तो ये सब हमको एक डेफिनेट प्राइस पे मिलते हैं। तो ये सब हमारे एक कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस हैं। ठीक है, और जैसे हमारा लकड़ी हो गया, वुड, ये सब किसी डेफिनेट प्राइस पे नहीं मिलते हैं। ये सब मतलब आपके घरों के ईंधन के लिए यूज़ कर सकते हो आप, तो ये किसी भी प्राइस पे मिलते रहते हैं, जिसका जैसा मन करे वैसा बेचता है। तो जिसका जैसा मन करे उस प्राइस पे बेचता रहता है। जैसे आपका लकड़ी हो गया, ठीक है, और आपका उपले हो गए, जिसको आप लोग देहात में बोलते हो उपले, गोईठा, ठीक है, जो ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो हो गया। ये सब हमारे क्या है, नॉन कमर्शियल हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेट प्राइस पे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल एनर्जी सोर्स। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन एनर्जी सब्सटीट्यूट एज अ मेजर फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। सो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी सब्सटीट्यूट एज अ मेजर फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। सो जो आंसर है आपका, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स बाई स्टीम हीटर्स, या रिप्लेसमेंट ऑफ विंड पावर बाई थर्मल पावर, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम बेस्ड हॉट वाटर बाई सोलर सिस्टम, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बाई कोकोनट शेल्स, राइस हस्क, या फिर एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी सब्सटीट्यूट एज अ मेजर फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। आपको एनर्जी कंजर्व करना है और किसी चीज़ को सब्सटीट्यूट करके, तो यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स। आप इलेक्ट्रिक हीटर को रिप्लेस करके स्टीम हीटर्स यूज़ कर सकते हो, अच्छी बात है। और यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ विंड पावर बाई थर्मल पावर। तो आप जैसे विंड पावर है उसको आप रिप्लेस कर रहे हो थर्मल पावर से, तो एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि एफिशिएंसी वगैरह अच्छी हो, ये सब हो सकता है, बट एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं हो रही है। थर्मल से एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, बल्कि और भी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होती है। ठीक है, और रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम बेस्ड हॉट वाटर बाई सोलर सिस्टम। अब सोचिए कि स्टीम बेस्ड कोई हॉट वाटर है जो कि आपके कोल से हो रहा है, ठीक है, कोयले से स्टीम वगैरह से आप कर रहे हो वाटर को हॉट कर रहे हो, बट वहाँ पे अगर आप सोलर सिस्टम का यूज़ करते हो तब तो ये और अच्छी बात है।
जिससे आपकी एनर्जी कंजर्व होगी। और रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बाई कोकोनट सेल्स, राइस, ठीक है, राइस मतलब जो यहाँ पे जो चावल की भूसी होती है उसकी बात करी जा रही है। तो आप कोल की जगह पे अगर आप जो नारियल के आपके होते हैं ना जो ऊपर के पार्ट, उसका यूज कर रहे हो, उसके सेल्स का, या फिर चावल की जो भूसी होती है उसका यूज़ कर रहे हो, तो वो भी एक बेटर है आइडिया। मतलब आप कोल की जगह उसको यूज़ करोगे तो आपका एनर्जी कंजर्व होगा। सो यहाँ पे कौन एक एग्जाम्पल नहीं था एनर्जी कंजर्वेशन का। सो रिप्लेसमेंट ऑफ विंड बाई थर्मल पावर प्लांट, मतलब विंड से जो कि आपका रिन्यूएबल सोर्स है उसको आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स से कर रहे हो, तो समझ लीजिए आप एनर्जी कंजर्व नहीं कर रहे हो। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एम ऑफ ऑल एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, इनमें से कौन सा ऑल एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक का एम होना चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक का एम क्या होना चाहिए? द एक्सपेरिमेंट विथ न्यू एनर्जी सोर्सेज टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेस, टू प्रमोट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, टू रिप्लेस ओल्ड इक्विपमेंट विथ न्यू वंस। सो देखिए यहाँ पे विच व्हाट इज द एम, एम क्या होना चाहिए, ठीक है, इस हमारा लास्टली एम क्या होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो देखिए अगर बात करें कभी भी एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का कभी भी बात करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इन सबसे रिलेटेड, तो आप हमेशा किस पे जाओगे कि हमारा जो लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है। भले ही आपका पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाए, ठीक है, आप पैसा ज़्यादा खर्च करोगे, जैसे आपको ज़्यादा हाई पावर चाहिए, ठीक है, हाई पावर चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको पैसा थोड़ा सा और खर्चा करना होगा, लेकिन आपको ध्यान बस इतना देना है कि लॉसेस कम हो। जानते हैं आप जितने भी पावर सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें ये देखा जाता है कि यार लॉस कम से कम हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको अच्छा मटेरियल चाहिए, मतलब अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, बिजली की सप्लाई अच्छा चाहिए, हाई पावर चाहिए, बट लॉसेस को ज़्यादा देखा जाता है। तो कहीं भी आपको लॉस नज़र आए तो समझ लीजिए कि हमको लॉस को रिड्यूस करना ही करना है, ये हमारा मेन एम होता है एक तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेस, ये हमारा क्या होना चाहिए, मेन एम होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक का, ठीक है, कि टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेस। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। तो ठीक है, बस यहीं तक करते हैं। आई होप कि आपको इतना ठीक लगा होगा क्वेश्चंस। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।